नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। और आज के हमारे पास में 252 नंबर की 252 नंबर की क्लास रहेगी और वो रहेगी दोस्तों ईटिंग डिसऑर्डर की क्लास रहेगी, जिसको हम जो है वो पढ़ेंगे। यानी कि अब तक ऑलरेडी जो है वो हमारे पास में 251 क्लासेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि 251 जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो शुरुआत करते हैं और इसको जो है वो हम आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, रोज क्लास का जो है वो मैं आपको नंबर्स बताता हूं। उसका बेसिक पर्पज ये होता है कि इस 2025 साल के जो है वो 252 दिन जो है वो चल रहा है हमारे पास में। 251 दिन ऑलरेडी जो है वो फिनिश हो चुके हैं। तो इन 251 में आपने क्या किया, कितनी मेहनत की, क्या क्या आपने गलतियां की, उसको आगे किस तरीके से सुधारा जा सकता है, इन सब चीजों के आपको जो है वो ध्यान में रहे, इसलिए मैं बताता हूं। क्योंकि दोस्तों, सिलेक्शन के लिए, सक्सेस होने के लिए हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड जो है वो दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ध्यान में रखना। इसलिए मैं आपको क्लासें बताता हूं। जिन बच्चों ने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि हम 2025 के अंदर सिलेक्शन लेंगे, बहुत सारे बच्चों ने जो है वो इसमें अचीवमेंट भी प्राप्त कर लिया है। बाकी जो नहीं कर पाए उनके लिए है कि उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइजेशन ले सकते हो, उसको ध्यान में रखो। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका कहीं ना कहीं तात्पर्य यही है कि कोई ना कोई कमी आपने जो है वो जरूर छोड़ी होगी। इसलिए इस कमी को जो है वो दोस्तों दूर कीजिए और आगे बढ़िए, ताकि इस कमी को दूर करके हम जो है वो सिलेक्शन प्राप्त कर सकें। तो चलते हैं आगे, आज की क्लास के लिए पढ़ते हैं। ऑलरेडी हमारे पास में जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो हमने बुलेट सीरीज पे ले लिया है। आगे भी हम इसको लेते रहेंगे, क्योंकि 1 जनवरी 2025 को हमने आपने से प्रॉमिस किया था कि रोज़ एक इम्पोर्टेंट क्लास लेके आएंगे। वो इम्पोर्टेंट क्लास हम डेली लेके आते हैं, सुबह 7 बजे लेके आते हैं। तो चलते हैं और आज की क्लास को जो है वो हम आगे बढ़ाते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में अगर हम बात करें और एग्जाम से रिलेटेड जो है वो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों पहली चीज तो है, एक गुड न्यूज तो ये है कि ये टॉपिक जो है वो बड़ा छोटा है। तो ये बेनिफिट हो गया हमारे पास में कि टॉपिक बहुत छोटा है, तो बहुत आसानी से हमारे पास में ये काम जो है वो हो जाएगा। यानी कि जल्दी से हमारे पास में टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। अब बुरी चीज ये है कि इसके अंदर बड़े ही ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। अब ट्रिकी क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जैसे मैं आपको थोड़े एग्जांपल बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे भी साइकेट्रिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने एक बार जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था, तो उसमें बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आया था कि एक फीमेल है, वो काफ़ी ज़्यादा थिन है। देन उसके बाद ऑब्जर्वेशन से पता चला तो वो कुछ बोल नहीं रही है, कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। लेकिन उसके पास में यहाँ जो मतलब हमारे पास में जो पाम के पीछे की साइड आती है, यहाँ पे जो है वो टीथ के निशान है। ठीक है, तो आप डायग्नोसिस कीजिए कि वो किस डिसऑर्डर से सफर कर रही है। तो टीथ के निशान कब है भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है तो ऑब्वियसली लेवल तो जो है वो हाई रहेगा। तो ये टीथ के निशान कब होते हैं, जब हम खाना खा लेते हैं, उसको जब बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, इंड्यूस वोमिटिंग करते हैं कि हमने खाना ज़्यादा खा लिया, हमारा पेट बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम जानबूझ के अंगुलियां डालते हैं, फिर उसको खाने को बाहर निकालते हैं। तो अंगुलियां डालने की वजह से यहाँ पे जो है वो टीथ के निशान बन जाते हैं। ये काफ़ी अच्छा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और इसके अंदर बाकी मैं नॉर्मल बात करूं अपने नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो नोट सेट हो, चाहे वो ESI हो, PGI हो, कोई सा भी हो, DSS भी हो, इसमें हमारे पास में जो ईटिंग डिसऑर्डर है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक भले ही छोटा है लेकिन इसमें अलग अलग आते हैं। जैसे बुलिमिया नर्वोसा में हमारे पास में कौन सा जो है वो मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में जो है बेंज ईटिंग के अंदर हम कौन सा जो है वो मैनेजमेंट हमारे लिए परफेक्ट होता है। ठीक है, देन उसके बाद में तो ये काफी सारी चीजें जो है वो हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो निकल के आती है। इसलिए ध्यान से जो है वो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। हर एक लाइन से जो है वो हमारे पास में क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसलिए उसको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही जो है वो ध्यान से हम पढ़ेंगे,
तभी हमारे पास में ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में निकल के आएगी। ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज हमारे पास में जो है वो बड़ा ही कंफ्यूजन जो है वो इसके अंदर रहेगा। तो वन बाय वन करके चलते हैं। जितने भी हमारे पास में डिसऑर्डर हैं इसको हम लेंगे, देन उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं, हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि जहां कहीं भी मिस्टेक हुई, इसके अंदर क्या पूछते हैं कि जो बुलिमिया नर्वोसा होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, एनीमिया या मेनोरेजिया किसमें देखने को मिलता है, ये सारी चीजें। तो सारे साइन सिम्टम्स को जो है वो हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में साइन सिम्टम्स से क्वेश्चन पूछ सकता है, मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है, डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वन बाय वन करके पढ़ेंगे। हाँ, इतना मैं एश्योर कर सकता हूं कि मेरी क्लास के बाद में आपको कंफ्यूजन जरूर नहीं रहेगा, क्योंकि बिल्कुल थ्योरेटिकल से बिल्कुल हंसते हुए हम जो है वो क्लास पढ़ेंगे। तो आज का हमारे पास में टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ईटिंग डिसऑर्डर। खाने पीने से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है इसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में दोस्तों डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करें तो दोस्तों, ईटिंग डिसऑर्डर्स आर सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स, extreme concern about the body weight, shape and food and may lead to severe physical and psychological complication। देखो, बहुत ही प्यारी और बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रखी है। पहले हम जो है वो इसको पूरा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, फिर हम इस डेफिनेशन को मैं आपको एक लाइन में जो है वो क्लियर करवाता हूं। तो ईटिंग डिसऑर्डर आर सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है। ठीक है, क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है, कैरेक्टराइज बाय, जिसको हम कैसे जो है वो बोल सकते हैं, इट कैरेक्टराइज बाय एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स। इसके अंदर एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स हो जाती है। अब एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स कौन कौन सी होती है उसको हम देखते हैं। एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स होती है खाना नहीं खाना, या खाना खा लिया है, ज्यादा खा लिया है, या ज्यादा खा लिया तो हमें लगा कि बहुत ज्यादा खा लिया तो हम उसको वॉमिटिंग कर देते हैं। तो ये सारी एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स है। कौन कौन सी? खाना नहीं खाना, ठीक है, या खाना ज्यादा खाना, या खाना ज्यादा खाने के बाद वॉमिटिंग कर देना जानबूझ के। ठीक है, ये सारी एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स है। तो ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो हमारे पास में एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है, जिसके अंदर एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स हो जाती है। और वो क्यों हो जाती है? वो एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स इसलिए हो जाती है अबाउट बॉडी वेट, कि मेरा वजन ना बढ़ जाए, मेरी बॉडी की शेप खराब ना हो जाए, और मेरा खाना सही नहीं है, इस तरीके से। मतलब ये सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखते हुए हम एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो हमारे पास में आगे चल के सीवियर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन जो है वो अराइज कर सकता है। समझ में आ गया? तो देखो, ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, जो कि कैरेक्टराइज बाय होती है किसकी वजह से? एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स। क्यों? जिस उसमें हमारे पास में हमें डर रहता है कि हमारा बॉडी वेट ना बढ़ जाए, हमारी शेप ना बढ़ जाए, हमारे फूड में कोई प्रॉब्लम ना रहे। और ये सारी चीजें जो है वो किसको लीड करती है? सीवियर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन को जो है वो डिनोट करती है। समझ में आ गया? यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है? ईटिंग डिसऑर्डर वो एक अपने दिमाग की जो है बीमारी है, यूं समझ लीजिए। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, जिसके अंदर हमारे पास में खाने पीने की हैबिट्स जो है वो चेंज हम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारा बॉडी वेट ना बढ़ जाए, इसलिए हम कम खाते हैं, या फिर जो है हमारे पास में शेप गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हम खाने के बाद वॉमिटिंग कर देते हैं, या कभी कभी बहुत ज्यादा खा लेते हैं। ठीक है, अगर ये लगातार चलता रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से फिजिकल मतलब हमारी बॉडी में भी बहुत सारी चीजें चेंजेस आ जाती है। एमनोरिया हो जाता है, टेंशन हो जाती है, ये सारी चीजें। ठीक है, हाइपरटेंशन वगैरह ये हो जाता है। एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, दिमाग की सोच भी बदल जाती है। कहता है ना कि जैसा आहार वैसा व्यवहार, सुना होगा आपने। नॉनवेज खाने वाला जो है वो नॉनवेज पर्सन की तरह बिहेव करता है, जो वेज और सात्विक खाना खाता है वो उसी तरीके से शांत होता है। तो जैसा भोजन
या जो कहते हैं ना, जैसा व्यसन वैसा ही व्यवहार हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम खाने पीने पे रहेंगे उसी तरीके से हमारे पास में जो है वो हमारी हैबिट्स हो जाती है। तो ईटिंग डिसऑर्डर एक मेंटल इलनेस होता है जिसमें हमारी सारी ईटिंग हैबिट्स को हम चेंज कर देते हैं। क्योंकि हमें डर रहता है कि हमारी बॉडी इमेज, बॉडी फूड, ये सारी चीज़ चेंज हो जाए, जिसकी वजह से सीवियर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब कौन कौन से ईटिंग डिसऑर्डर है उसको हम लेंगे, देन उसके बाद में क्या क्या चीजें जो है हमें देखने को मिलेगी और क्या क्या चीजें देखने के बाद किस तरीके से हम जो है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीजें लेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से बनता है मैं फिर से रिपीट करता हूं। क्वेश्चन बनता है या तो डेफिनेशन दे देंगे, पूछेंगे ये क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है या बुलिमिया नर्वोसा है, ये सारी चीजें, ठीक है। देन उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। देन क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा में हमारे पास में कौन कौन सा मैनेजमेंट होता है, तो डेफिनेशन से रिलेटेड, क्लिनिकल फीचर से रिलेटेड, देन मैनेजमेंट से रिलेटेड, हर जगह से क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि डेफिनेशन अलग होगी, क्लिनिकल फीचर्स अलग अलग होंगे, ठीक है। जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा के अलग होंगे, बेंज ईटिंग डिसऑर्डर के अलग होंगे, बुलिमिया नर्वोसा के अलग होंगे, ऐसे ही सबके तीनों के मैनेजमेंट भी अलग अलग होंगे। किसी में हमारे पास में मेडिसिन इफेक्टिव है, किसी में हमारे पास में जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें तो वन बाय वन करके लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ गया टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें हमारे पास में सबसे पहला टाइप आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या करते हैं हम दोस्तों कि पहले समझ लो, क्योंकि साइकेट्रिक है तो फिर समझने की है, थ्योरी है, लैंग्वेज है, स्टोरी से समझो। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या करते हैं हम, हमारी बॉडी इमेज खराब ना हो जाए या मेरा वजन ज्यादा ना बढ़ जाए, इसके डर से हम खाना ही कम खाना लग जाते हैं। इसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी कि हम खाने पे रोक लगा देते हैं। भूख हड़ताल जैसी कंडीशन आते हैं, खाते ही नहीं है, भूख लगती रहती है लेकिन हम खाते नहीं है, इसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये किस लिए, ताकि हमारा बॉडी वेट ना बढ़ जाए या फिर जो है वो हमारे पास में जो है वो बॉडी इमेज खराब ना हो जाए, इसके लिए, ठीक है। जीरो फिगर की तलाश में रहते हैं। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो देखो, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड इंटेक लीडिंग टू सिग्निफिकेंटली लो बॉडी वेट, इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट एंड डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज। देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड इंटेक, फूड इंटेक पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, यानी कि इंटेक ही जो है वो हम नहीं करते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, फूड इंटेक पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, ताकि हमें बॉडी इमेज का डर रहता है कि बॉडी का वेट ना बढ़ जाए ज्यादा, हमारी बॉडी जो है वो खराब ना हो जाए, उसकी शेप ना बिगड़ जाए, ठीक है। इन सब के डर से हम खाने पे ही रोग लगा देते हैं। इसको हम कहते हैं दोस्तों एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्लियर है। फीचर्स की अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो इसमें सीवियर वेट लॉस हमें देखने को मिलेगा। जब हम इनटेक ही नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स वेट लॉस भी होगा। नेक्स्ट एमनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एब्सेंट हो जाते हैं, एमनोरिया देखने को मिलता है। और ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि एमनोरिया जो है वो किसका एग्जाम्पल है, एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। हालांकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं और लगा रहा हूं कि ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमें ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है एंड हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ड्राई स्किन हो जाएगी, हेयर लॉस धीरे धीरे होने लग जाएगा, ठीक है। एंड ऑब्लिस्ड विथ कैलोरी काउंटिंग एंड बॉडी इमेज, ठीक है। हम सारे दिन भर उसी में जो है वो लगे रहते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमें देखने को मिलेगा। कौन कौन से हैं दोस्तों, सीवियर वेट लॉस है, एमनोरिया देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, डार्क स्किन, हेयर लॉस एंड ऑब्जर्व विथ कैलोरी काउंटिंग एंड बॉडी इमेज। ये सारे फीचर्स जो है वो हमें एनोरेक्सिया नर्वोसा में देखने को मिलते हैं। क्लियर है। अब सेकंड आ जाता हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड बुलिमिया नर्वोसा। पहले एनोरेक्सिया नर्वोसा में तो क्या था, हम खाते ही नहीं है, ठीक है, खाना खाते नहीं है, इनटेक ही हम नहीं लेते हैं, इसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। सेकंड आ जाता हमारे पास में डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमारे पास में बुलिमिया नर्वोसा, इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, भूख हमसे कंट्रोल नहीं होती है, इसमें हम जो है वो थोड़े समय में ही बहुत ज्यादा खा लेते हैं, ठीक है। और खाने के बाद पता चलता है कि बहुत ज्यादा खा लिया, फिर हम वोमिटिंग करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं दोस्तों बुलिमिया नर्वोसा,
यानी कि रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग, ठीक है, बार बार जो है वो थोड़े समय में हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं। एक्सेसिव ईटिंग इन शॉर्ट टाइम, थोड़े समय में हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं। एंड फॉलोड बाय कंपनसेटरी बिहेवियर सच एज वॉमिटिंग, लेग्जेटिव एब्यूज, फास्टिंग एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज। यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं, देखो बुलिमिया नर्वोसा में, एनोरेक्सिया नर्वोसा में तो क्या था कि हम खाते ही नहीं है, ठीक है, और खाते ही नहीं है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी, वो सारी चीजों की कमी आ जाती है। बुलिमिया नर्वोसा में हम क्या करते हैं दोस्तों, थोड़े समय में हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं और बाद में पता चलता है कि यार हमने तो बहुत ज्यादा खा लिया। तो इसकी वजह से क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा खा तो लिया, लेकिन फिर कंपनसेटरी बिहेवियर फॉलो करते हैं। कंपनसेटरी बिहेवियर में हम क्या करते हैं दोस्तों, हम जानबूझ के वोमिटिंग करते हैं, ठीक है, वोमिटिंग करेंगे या लेग्जेटिव यूज करेंगे, दस्त लगने वाली चीज यूज करेंगे, या फिर जैसे आज खा लिया तो फिर हम दो दिन फास्ट रखने की कोशिश करेंगे, या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे कि अब खा तो लिया, खाने पे कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज से उसको जो है वो पचाने का काम करेंगे। इसको हम कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। बहुत ज्यादा खा लेना, लेकिन कंपनसेटरी मैकेनिज्म के द्वारा उसको वापस कोशिश करते हैं, जैसे वोमिटिंग करके, लेग्जेटिव खा के, ये सारी चीजें गलत है, माल प्रैक्टिस है, ठीक है। ये होगा। फीचर्स की हम बात करें कि बुलिमिया नर्वोसा में कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो इसमें हमारे पास में नॉर्मल एंड स्लाइटली ओवरवेट, ठीक है, या तो वेट हमारे पास में नॉर्मल रहेगा या फिर स्लाइटली ओवरवेट रहेगा, क्योंकि हमने खा तो लिया ही ना, ठीक है। वोमिटिंग करेंगे तो कितना निकल जाएगा, ठीक है, वो उतना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हमारे पास में जो है वो या तो वेट जो है वो नॉर्मल रहेगा या स्लाइटली जो है वो ओवरवेट रहेगा, ठीक है। लेकिन उसमें हमारे पास में एनोरेक्सिया नर्वोसा में हमारे पास में वेट जो है वो डिक्रीज मिलेगा। क्लियर है। सेकंड आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस में भी हमें जो है वो क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम वोमिटिंग कर रहे हैं, इंड्यूस वोमिटिंग कर रहे हैं या लेग्जेटिव यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास में पोटेशियम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। चाहे वो हम जो है वो वोमिटिंग करें या फिर हमारे पास में जो है वो डायरिया करें, तो उसमें हमारे पास में पोटेशियम जो है वो डिक्रीज मिलेगा। नॉर्मल वैल्यू आपको पता ही है 3.5 से लेके 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो 3.5 से जो है वो कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डेंटल इनेमल इरोजन एंड स्वेलन पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड स्वेलन हो जाते हैं और डेंटल इनेमल जो है वो इरोजन हो जाता है। ये दोनों के दोनों एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, ये दोनों पूछेंगे। एंड उसके बाद लास्ट आता है डिप्रेशन एंड गिल्ट आफ्टर बिंज, ठीक है। खाना खाने के बाद में क्लाइंट या तो डिप्रेशन में चला जाएगा या गिल्ट फील करेगा। क्यों फील करेगा गिल्ट? क्योंकि उसको लगेगा कि यार हमने ज्यादा खा लिया, ये तो गड़बड़ हो गया। उस टाइम पे कंट्रोल नहीं कर सका, लेकिन खाने के बाद जो है वो पछताएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ये हमारे पास में कुछ फीचर्स हैं बुलिमिया नर्वोसा के। क्लियर है। पहला था हमारे पास में एनोरेक्सिया नर्वोसा, सेकंड आ गया हमारे पास में बुलिमिया नर्वोसा, तीसरा आ जाता हमारे पास में बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब है बीईडी, शॉर्ट फॉर्म कई बार जो है वो आगे लिखी हुई है बीईडी, तो आपको ध्यान रखना बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है हमारे पास में रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ अनकंट्रोल्ड ईटिंग विदाउट कंपनसेटरी बिहेवियर। उसमें तो हम क्या कर रहे थे दोस्तों, कंपनसेटरी बिहेवियर कर रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा खा लिया फिर हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, वोमिटिंग के द्वारा, डायरिया के द्वारा या और किसी के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा खा लिया लेकिन निकालेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ अनकंट्रोल्ड ईटिंग, बहुत ज्यादा जो है वो हम खाना खा लेते हैं विदाउट कंपनसेटरी बिहेवियर, बिना कंपनसेटरी बिहेवियर के, यानी कि वोमिटिंग वगैरह जो है वो हम नहीं करेंगे। फीचर्स की हम बात करते हैं तो फीचर्स में आ जाता हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, फीचर्स में आ गया ईटिंग लार्ज अमाउंट क्विकली इवन नॉट हंग्री, यानी कि हम जो है बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं बल्कि हमें भूख भी नहीं होती, मतलब बिना भूख के भी हम बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो खाना खा लेते हैं। इसको हम कहते हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। आगे चाहिए समझ में इसके क्या क्या फीचर्स हैं। हम बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं चाहे भूख हो या नहीं हो। देन उसके बाद फीलिंग गिल्ट, शेम, डिस्ट्रेस आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद हमें गिल्टी फील होगा,
सेम खुद के ऊपर शर्म आएगी कि यार देखो हमने इतना खा लिया, एंड डिस्ट्रेस में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे खाना खाने के बाद, पहले नहीं, ठीक है। एंड ऑफन लीड टू ओबेसिटी एंड रिलेटेड टू कॉम्प्लिकेशन। उसकी वजह से क्या होगा भाई, बिना भूख के भी आप खा रहे हो, खासतौर से आजकल देख रहे होंगे, टीवी के सामने देख रहे हैं चिप्स का पैकेट हाथ में है और दबा दब खा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास में ऑफन लीड्स टू ओबेसिटी हो जाएगा, एंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन। ऑफ कोर्स ओबेसिटी से जो जो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो सारी चीजें जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये हो गया हमारे पास में बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। मेनली हमारे पास में ये 3 डिसऑर्डर ही पूछे जाते हैं, चौथा भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी डिसऑर्डर पढ़ने के बाद में कोई भी बच्चा ये न कह दे कि सर ने हमें ये नहीं पढ़ा है, ठीक है। हालांकि एग्जाम में हमारे पास में बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, ये 3 के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड अदर स्पेसिफाइड फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। अदर स्पेसिफाइड फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं ओस फीड, ठीक है। अदर स्पेसिफाइड फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर, इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, सब थ्रेशोल्ड डिसऑर्डर दैट डोंट मीट फुल क्राइटेरिया फॉर द अबव बट कोज सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रेस, यानी कि ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर जो इनमें से किसी भी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। यानी कि कभी बहुत ज्यादा भूखा रह जाना, कभी बहुत ज्यादा खा लेना, कभी खाने के बाद वोमिटिंग कर लेना, मतलब तीनों क्राइटेरिया का मिला जुला रूप जा आ जाएगा, उसको हम कहते हैं दोस्तों अदर स्पेसिफाइड फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। यानी कि सब थ्रेशोल्ड डिसऑर्डर देन डजंट मीट फुल क्राइटेरिया अबाउ द सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, ठीक है। यानी कि अबाउ जो भी दिए गए हैं, बुलिमिया नर्वोसा हो गया, एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया या बिंज ईटिंग डिसऑर्डर होगा, इन तीनों में ये शामिल नहीं होगा, तीनों का मिला जुला रूप हो गया, तीनों से अलग ही कोई चीज हो जाएगी, इसको हम कहते हैं दोस्तों ओस फीड, दैट इज कॉल्ड अदर स्पेसिफाइड फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो टिपिकल एनोरेक्सिया, ठीक है, टिपिकल तरीके का एनोरेक्सिया, या नाइट ईटिंग सिंड्रोम, रात को उठ के खा लेना, ठीक है। एंड परगोइंग डिसऑर्डर, ठीक है, लगातार मतलब चलते चलते जो खाने वाली चीज होती है वो सारी चीजें, या जब भी कभी आदमी चाहे तब वो खाए, तो ये सारी चीजें रात को खा लेना, रात को खाना तो सबसे बेकार चीज है, ठीक है, लेकिन कईयों को रात को खाने की भी आदत होती है, ठीक है, तो वो आते हैं हमारे पास में ओस फीड के अंदर, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ईटियोलॉजी। भाई ये हमारे पास में ईटिंग डिसऑर्डर्स थे, उसकी ईटियोलॉजी क्या है, क्या कारण है कि जिसकी वजह से एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, बुलिमिया नर्वोसा होता है, या फिर हमारे पास में अदर चीजें आती है, तो इसको हम ले लेते हैं। तो ईटियोलॉजी या कोजिंग रिस्क फैक्टर में हम लेंगे तो सबसे पहला आता है बायोलॉजिकल, ठीक है। बायोलॉजिकल में क्या आएगा, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग, यानी कि अगर फैमिली में किसी को भी ईटिंग डिसऑर्डर है तो आने वाली संतति को भी जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो पहला चीज आ गया हमारे पास में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग। सेकंड आ गया न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस, ठीक है, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामीन है, ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर इसका इम्बैलेंस होता है तो भी हमारे पास में ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो अफेक्टेड होता है, क्योंकि सेरोटोनिन जो है वो इन ईटिंग डिसऑर्डर को जो है वो कंट्रोल करता है। सेकंड आ गया हमारे पास में साइकोलॉजिकल, ठीक है। साइकोलॉजिकल क्या, लो सेल्फ एस्टीम, देन परफेक्शनिज्म, एंजाइटी, किसको अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट बनाना है, जीरो फिगर वाली चीज होगी, या बहुत ज्यादा एंजाइटी में। एंजाइटी की भी मैं आपको कंडीशन बताऊं दोस्तों कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो एंजाइटी में अपना खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, और कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो अपनी एंजाइटी में बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आदमी के बिहेवियर के ऊपर, आदमी इन द सेंस मेल फीमेल दोनों आगे, ठीक है। तो मान के चलिए लो सेल्फ एस्टीम, कोई पर्सन बहुत ज्यादा मोटा है, उसको अपने आप से जो है वो घृणा हो जाती है, ये सारी चीजें। परफेक्शनिज्म है, किसी को लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल परफेक्ट मेरे को दिखना है, वो सारी चीजें। एंजाइटी है, तो ये कुछ जो है वो हमारे पास में, या कोई क्लाइंट डिप्रेशन में है, या फिर डिस्ट्रॉयड बॉडी इमेज, ठीक है। तो ये सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो डालते हैं, और ये जो है वो हमारे पास में ईटिंग डिसऑर्डर को जो है वो जन्म देते हैं। नेक्स्ट आता है सोशियो कल्चर। सोशियो कल्चर इन द सेंस जैसे मीडिया इन्फ्लुएंसेस, जैसे आपने देखा होगा कि कोई पर्सन जैसे विराट कोहली है, जैसे उसने वेगन डाइट शुरू की, बहुत सारे लोगों ने वेगन डाइट शुरू कर दी, ठीक है। ऐसे जो है वो कोई टाइम पे करीना कपूर, कैटरीना कपूर, आई डोंट नो, मैं इतना ज्यादा याद नहीं रखता, उन्होंने जीरो फिगर किया था, तो बहुत सारी लड़कियां जो हो जीरो फिगर में चली गई,
ठीक है। तो मीडिया इन्फ्लुएंस ये तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा है, ठीक है। देन पीयर प्रेशर, ठीक है, अपने आसपास साथ वाले, ठीक है, अपने आसपास साथ वाले किसी को जो है वो पतला पापड़ कहते हैं, ठीक है, या माचिस की तिल्ली कहते हैं, या किसी को अगरबत्ती कहते हैं, या बहुत मोटा है तो भैंसा या गेंडा या हाथी का बच्चा, भैंस का बच्चा, ऐसे। तो पीयर प्रोसेस होता है। या कल्चरल परफॉर्मेंस फॉर थिनिंग, जैसे परिवार में सारे लोग जो है वो पतले हैं, तो फिर अगर उसमें किसी आदमी का जो है वो मोटा हो गया है, कोई आदमी जो है वो हेल्दी हो गया, तो वो कोशिश करता है कि मैं भी जो है वो अब पतला होके ही रहूंगा, ठीक है। लास्ट आ जाता है फैमिली फैक्टर्स। फैमिली फैक्टर इन द सेंस हमारे पास में आ गया, दैट इज कॉल्ड ओवर प्रोटेक्टेड और क्रिटिकल फैमिली एनवायरमेंटल चाइल्डहुड ट्रॉमा, ठीक है। ओवर प्रोटेक्टेड और क्रिटिकल फैमिली एनवायरमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं सबसे अच्छा बताऊं कि बच्चा कितना भी मोटा हो जाए, माँ के सामने वो पतला ही रहेगा, ठीक है। आप अपनी मम्मी के सामने कभी भी चले जाओ, वो ये कहेंगे देखो मेरा बच्चा कितना पतला हो गया, यही कहेंगे, ठीक है। तो ओवर प्रोटेक्टेड करते हैं। या फिर मान लीजिए कोई चाइल्डहुड में कोई भी ट्रॉमा हुआ, जैसे अभी हमने 3-4 दिन पहले जो है वो PTSD की जो है वो क्लास ली थी, तो उसमें भी ये बताए थे कि ये सारी चीज़ें हमारे पास में कोई भी ट्रॉमा है, कोई भी इंजरी है जो मेंटली अफेक्ट करती है, वो हमें आगे चल के भी जो है वो दिक्कत करती है। तो ये हमारे पास में कुछ जो है वो ईटियोलॉजी रिस्क फैक्टर है, जिसमें हमारे पास में पहले हमने बायोलॉजिकल को पढ़ा, देन उसके बाद में हमने साइकोलॉजिकल को पढ़ा, देन सोशियो कल्चर को पढ़ा, और लास्ट में हमने फैमिली फैक्टर्स को जो है वो पढ़ा, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास में कुछ फैक्टर्स आते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी जो है वो हमने देख चुके हैं, ठीक है। कौन से में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं ऑलरेडी है, ये सारे के कंबाइंड है। हालांकि हमने ऑलरेडी जो है वो सबके फीचर्स बुलिमिया नर्वोसा के अलग देखे, बेंज ईटिंग डिसऑर्डर के हमने अलग देखे, एनोरेक्सिया नर्वोसा के हमने अलग देखे, ठीक है, ओस फीड के हमने अलग देखे, सबके हमने क्लिनिकल फीचर देखे। ये सारे जो है वो हम एक जगह ले लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहला आता है सीवियर रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड इनटेक, ठीक है। ये किस में देखने को मिलता है दोस्तों? एनोरेक्सिया नर्वोसा में, ठीक है। ये एनोरेक्सिया नर्वोसा में हमें देखने को मिलता है। एंड रिकरेंट बिंज प्रूज एपिसोड्स इंस्टेंस ऑफ फियर गेनिंग वेट, ठीक है। यानी कि फिर बिंज ईटिंग के बाद हम उसको बाहर निकालते हैं, ये हो गया बुलिमिया नर्वोसा। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रॉयड बॉडी इमेज। ऑफ कोर्स डिस्ट्रॉयड बॉडी इमेज होती है कैसे? जो एनोरेक्सिया नर्वोसा था उसमें हम जो है वो दोस्तों वेट लॉस होता है, ठीक है, उसमें हम अंडरवेट चले जाते हैं, अंडर वेट चले जाते हैं। जबकि हमारे पास में जो बुलिमिया नर्वोसा था उसके अंदर हमारे पास में वेट या तो नॉर्मल रहता है या ओवर वेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में हमारे पास में ओवर वेट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है, तो डिस्ट्रॉयड बॉडी इमेज होती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में फिजिकल साइन। फिजिकल साइन में जैसे वीकनेस है, फेंटिंग है, इरेगुलर हार्ट बीट है, हेयर लॉस है, स्किन चेंजेज है, GI डिस्टर्बेंस है, ये सारे के सारे हमें जो है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा में देखने को मिलते हैं। साइकोलॉजिकल साइन की अगर हम बात करें तो दोस्तों एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इरिटेबिलिटी है, पुअर कंसंट्रेशन है, ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स थे। हालांकि क्लिनिकल फीचर्स हमने ऑलरेडी सबके इंडिविजुअल देख चुके हैं, ठीक है। हमने सारी चीजों को जो है वो यहाँ पे मिला जुला रूप दे दिया। हालांकि इसके बारे में भी मैंने आपको और डिटेल से बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बता दिया। तो ये हो गया हमारे पास में क्लिनिकल फीचर्स। अब आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस कि अगर हमने, ठीक है, इस ईटिंग डिसऑर्डर को, चाहे वो हमारे पास में बुलिमिया नर्वोसा हो, एनोरेक्सिया नर्वोसा हो, या बिंज ईटिंग डिसऑर्डर हो, BED हो, या ओसफीड हो, कोई भी चीज हो, अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया गया, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि ये मेंटल डिसऑर्डर है और वो भी सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, अगर हमने इसको ट्रीट और सही तरीके से नहीं किया गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो दोस्तों माल न्यूट्रिशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? माल न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन हमें देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमें देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स आपको पता ही है हाइपोकैलेमिया मिलेगा जिसकी वजह से एरिथमिया हो जाएगा, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, जैसे हम इनटेक अगर कम कर देंगे तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में इनफर्टिलिटी और एमनोरिया, ये हमें देखने को मिलेगा। एंड डेंटल इरोजन एंड इसोफेजियल
टीयर्स, ये बुलिमिया नर्वोसा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, डेंटल इरोजन इसोफेजियल बुलिमिया नर्वोसा में, इनफर्टिलिटी और एमनोरिमिया हमें जो है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा में देखने को मिलता है। ठीक है, एंड उसके बाद ओबिसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबिसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमें बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में हमें देखने को मिलता है। मैं सारी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है, ये बुलिमिया नर्वोसा सारी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप आगे जो है वो देखते रहना। एंड सुसाइडल रिस्क हाई इन एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा, इन दोनों में जो है वो हमें सुसाइडल रिस्क जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में मैनेजमेंट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि जो हमारे पास में ईटिंग डिसऑर्डर थे उसका हम किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो एनोरेक्सिया नर्वोसा हो, चाहे वो बुलिमिया नर्वोसा हो, चाहे वो हमारे पास में बिंज ईटिंग डिसऑर्डर बीईडी हो या फिर ओस्फिड हो, हम उसका किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता हमारे पास में मेडिकल मैनेजमेंट हम किस तरीके से करेंगे उसको हम लेते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमारे पास में पहली चीज आएगी करेक्ट डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, हमें डिहाइड्रेशन को करेक्ट करना है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को जो है वो ठीक करना है। ठीक है, डिहाइड्रेशन के रूप में हम ओरली या आईवी जो है वो फ्लूइड देंगे, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में जो है हम दोस्तों केसीएल जो देंगे। ठीक है, केसीएल या फिर कैल्शियम जो है हम देंगे, क्योंकि दोनों की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। आईवी फ्लूइड देंगे, पोटेशियम सप्लीमेंट देंगे, ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर दिया है। एंड न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन विथ ग्रेजुअल इंक्रीज और कैलोरी। ठीक है, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन करेंगे और जो हमारे पास में जो भी डेफिशिएंसी आएगी उसको कैलोरी को हम जो है वो इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मॉनिटरिंग फॉर रीफीडिंग सिंड्रोम इन एनोरेक्सिया। ठीक है, एनोरेक्सिया के अंदर जो है वो रीफीडिंग सिंड्रोम को जो है वो मॉनिटरिंग करेंगे। भाई एनोरेक्सिया जो है वो नर्वोसा है तो हम ईटिंग के लिए, खाने के लिए उसको प्रेशराइज करेंगे, और बुलिमिया नर्वोसा है तो वो बिंज खाने के बाद जो है वोमिटिंग ना करे, वो सारी चीजों को हम मॉनिटरिंग करेंगे। एंड लास्ट आ जाता है ट्रीट कॉम्ब्रिड कंडीशन लाइक जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कार्डियक इश्यू, मतलब जो मेन कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है उनको जो है वो हम ट्रीट करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में दोस्तों मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट में हमने क्या किया दोस्तों, पहली चीज डिहाइड्रेशन को ठीक किया, करेक्ट किया, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन को किया, देन रीफीडिंग सिंड्रोम को ठीक किया, एंड उसके बाद जो है वो जो भी कॉम्प्लिकेशन कंडीशन है उसको हमने ठीक किया। नेक्स्ट आता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि मेडिसिन के द्वारा जो हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों SSRIs फ्लुक्सिटीन इसका बढ़िया एग्जांपल है, हेल्प इन बुलिमिया एंड बीईडी। ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा में और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में SSRI क्या होता है दोस्तों, SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जो है वो दिया जाता है। ये क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास में जितने भी हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर है, खासतौर से जो है वो हमारे पास में दैट इज का सेरोटोनिन था, उसका जो है वो कंट्रोल करते हैं। और ये जो है वो हमारे पास में किस में हेल्प होता है दोस्तों, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में जो है वो हेल्पफुल होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में जो है वो नहीं होता है, ध्यान रखना। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो पूछाते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि SSRI किस में इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, पहला दे दिया बुलिमिया नर्वोसा, सेकंड दे दिया बेंच ईटिंग डिसऑर्डर, तीसरा दे दिया हमारे पास में एनोरेक्सिया नर्वोसा, एंड फोर्थ दे दिया ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर जाएगा हमारे पास में एनोरेक्सिया नर्वोसा में जो है वो हमारे पास में इफेक्टिव नहीं होता, बुलिमिया नर्वोसा एंड बीईडी में जो है वो इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है क्लोंजेपाइन। ठीक है, क्लोंजेपाइन जो है वो हमारे पास में ये जो है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा में और जो ऑब्सेसिव थिंकिंग एंजाइटी है उसको रिड्यूस करती है। जो हमारे पास में फ्लुक्सिटीन थी वो हम देते हैं दोस्तों बुलिमिया नर्वोसा एंड बेंज ईटिंग डिसऑर्डर में, और जो ओलांजीपाइन है वो हम देते हैं दोस्तों एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर। एंड लेक्जेटिव एंड डाययूरेटिक एब्यूज शुड बी डिस्करेज्ड।
ठीक है, जो भी वो लेक्जेटिव या डाययूरेटिक्स यूज करा उसको हम जो है वो डिसकंटिन्यू करेंगे। ये हो गया हमारे पास में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास में साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट। साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से समझना, कौन सा साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस में ज्यादा इफेक्टिव है। मैंने कहा था ना हर एक लाइन से क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि SSRE किस में इफेक्टिव है, बुलिमिया नर्वोसा एंड BED में, ठीक है। ओलंजिपाइन जो है वो किस में इफेक्टिव है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में इफेक्टिव है। ऐसे ही हर एक चीज के लिए साइकोलॉजिकल में हमारे पास में जैसे आ गया, पहली चीज आ गई CBT, दैट इज कॉल्ड कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब ये कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी किस में इफेक्टिव है और किस में नहीं है, तो दोस्तों कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो हमारे पास में बुलिमिया नर्वोसा एंड BED, बेंज ईटिंग डिसऑर्डर में जो है वो इफेक्टिव है, यानी कि ये एनोरेक्सिया नर्वोसा में नहीं है, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में कौन सी है, फैमिली बेस्ड थेरेपी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो देखो आगे आएगा वन बाय वन करके। पहला आ गया हमारे पास में कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, फर्स्ट लाइन फॉर बुलिमिया एंड BED टू करेक्ट डिस्ट्रॉयड बॉडी इमेज एंड ईटिंग हैबिट्स। तो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है हमारे पास में, CBT जो है वो हमारे पास में बुलिमिया में एंड BED में जो है वो इफेक्टिव है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड फैमिली बेस्ड थेरेपी। फैमिली बेस्ड थेरेपी किस में इफेक्टिव है दोस्तों, इफेक्टिव इन एडोलसेंट विथ एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया की कंडीशन में हमारे पास में जो है वो किस में इफेक्टिव है, फैमिली बेस्ड थेरेपी जो है वो इफेक्टिव है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल थेरेपी। इंटरपर्सनल थेरेपी जो है वो हमारे पास में हेल्पफुल फॉर बुलिमिया एंड BED में, ठीक है। एंड सपोर्टिव काउंसलिंग जो है वो हमारे पास में इंप्रूव सेल्फ एस्टीम, कोपिंग स्किल, इन सब को इंक्रीज करती है। और ये हमारे पास में तीनों में, बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा और BED तीनों में जो है वो इफेक्टिव होती है सपोर्टिव काउंसलिंग, ठीक है। तो सपोर्टिव काउंसलिंग तो तीनों में आ गई, ठीक है। कौन कौन सा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड BED, ठीक है, तीनों में जो है इफेक्टिव आ गई, ठीक है। और वो जो चौथा वाला था OSFID, मैंने कहा था ना कि ये ज्यादा जो है वो पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। देन उसके बाद में जो है हमारे पास में IPD, CBT एंड IPT, ठीक है। ये किस में इफेक्टिव है दोस्तों, ये हमारे पास में बुलिमिया एंड BED में, बेंज ईटिंग डिसऑर्डर में इंपॉर्टेंट है। और जो फैमिली बेस्ड थेरेपी थी वो हमारे पास में एनोरेक्सिया, ठीक है दोस्तों, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, इसमें जो है वो इफेक्टिव है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको लिख ली। ये हो गया हमारे पास में साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब आ जाता है हमारे पास में न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, यानी कि न्यूट्रिशन काउंसलिंग हम किस तरीके से करेंगे। देखो न्यूट्रिशन काउंसलिंग भी जरूरी है, हम उसको बाकी चीजों को छोड़ के ये बताएंगे कि किस तरीके से आपके लिए न्यूट्रिशन जरूरी है। आप बॉडी इमेज तो बना रहे हो, आपको वेट लॉस का, इनका वेट का जो है वो डर है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन ही प्रॉपर नहीं रहेंगे तो फिर आप जिंदा कैसे रहोगे। इसलिए न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करते हैं। तो डाइटिशियन गाइडेड मील प्लानिंग करेंगे, कौन सा चीज जो है वो आपके लिए इफेक्टिव है, खाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बॉडी इमेज के चक्कर में कहीं दूसरी बीमारी न ले जाओ, वो सारी चीजें बताएंगे। एंड एजुकेशन अबाउट बैलेंस डाइट एंड हेल्दी वेट, उसको बैलेंस डाइट और हेल्दी वेट के बारे में बताएंगे कि आप बन तो रहे हो वैसे, लेकिन अगर आपने न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लिया, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। आपने ये तो देख लिया है कि विराट कोहली जो हो वेगन डाइट लेता है, इसलिए हम भी वो चीज चूज करेंगे, लेकिन वो बाकी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कैसे लेता है वो तो आप नहीं फॉलो कर रहे ना। तो वो सारी चीजें, उसका पानी का बोतल कितना महंगा आता है, आपको सारी चीजें पता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में एजुकेशन अबाउट बैलेंस डाइट एंड हेल्दी वेट। नेक्स्ट आ गया ग्रेजुअल एक्सपोजर ऑफ फीयर्ड फूड, ठीक है, यानी कि जिस फूड से उसको डर लगता है उसका एक्सपोजर करवाएंगे, क्योंकि फियर ऑलरेडी मैंने आपको बुलेट सीरीज के अंदर पढ़ा रखा है। फियर का मैनेजमेंट कैसे करता है, जिस चीज से डर लगता है उसके लिए क्या करो, वो चीज बार बार करो। तो ये हो गया हमारे पास में न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से करेंगे। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे पास में फर्स्ट चीज आएगी मॉनिटर वेट, वाइटल साइन एंड लैब वैल्यू, ठीक है। मॉनिटर वेट करेंगे, ऑफ कोर्स करना भी चाहिए, ठीक है, कितना लॉस हुआ है या कितना ज्यादा हुआ है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा में तो लॉस या नॉर्मल हो सकता है, ठीक है, लेकिन बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में हमारे पास में वेट इंक्रीज होता है, तो वेट को जो है वो मॉनिटर करेंगे, वाइटल साइन देखेंगे और लैब वैल्यू। लैब वैल्यू में हमारे पास में पोटेशियम कितना है, देन कैल्शियम कितना है, इन सब की वैल्यू जो है वो हम चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ऑब्जर्व ईटिंग बिहेवियर ड्यूरिंग द
मील्स, यानी कि जो हमारे पास में ईटिंग बिहेवियर है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। जो क्लाइंट बुलिमिया नर्वोसा या हमारे पास में एनोरेक्सिया नर्वोसा या बीईडी से सफर कर रहा है तो उसका ईटिंग बिहेवियर कैसा है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे जब वो खाना खा रहा है तब। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिवेंट सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग सुपरविजन आफ्टर मील। ठीक है, खाना खाने के बाद उसका ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं हो कि वो इंड्यूस वोमिटिंग करें। ठीक है, खाना खाने के बाद वो जो हो वोमिटिंग के द्वारा वो चीजें बाहर निकाले, तो उन सब चीजों को हम प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? खाना खाने के बाद उसको जो है वो निगरानी में रखें। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड बिल्ड ट्रस्ट। इमोशनल सपोर्ट देंगे और ट्रस्ट को जो है वो बिल्ड करेंगे। आपस में ट्रस्ट होगा तभी वो अपनी चीज बताएगा कि भाई मैं इसलिए खाना वगैरह नहीं खा रहा, तो वो सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एनकरेज एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग एंड पॉजिटिव सेल्फ इमेज। उसको एनकरेज करेंगे कि आपकी जो भी फीलिंग्स है उसको आप बताओ, पॉजिटिव सेल्फ इमेज है वो सारी चीजें डिस्कशन करेगा, उन सब चीजों के लिए प्रमोट करेंगे। एंड लास्ट आ जाता है एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली अबाउट डिसऑर्डर एंड रिप्लेस प्रिवेंशन। ठीक है, फैमिली और उसके बाकी लोगों को जो है बताएंगे कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास में अगर आप इस तरीके से बिहेवियर रखोगे या आपका क्लाइंट इस तरीके से बिहेवियर रखेगा तो ये कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, वो सारी चीजें जो है वो हम बताएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस इन द सेंस कि कितना हम बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया हमारे पास में एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात करें तो दोस्तों ये क्रोनिक होता है, हाई रिप्लेस रेट होती है, बट रिकवरी पॉसिबल विथ अर्ली ट्रीटमेंट। जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे उतना ही जल्दी हम एनोरेक्सिया नर्वोसा पे जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा के लिए जरूरी है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उसको जो है वो पकड़ में लाइए, उस बीमारी को पकड़िए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। क्योंकि एक बार अगर मान के चलिए उसने अपना वेट कम कर लिया और उसको वो वेट भाग गया, उसको वो वेट अच्छा लगने लग गया, तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। सेकेंड आता हमारे पास में बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा की सक्सेस रेट बहुत अच्छी है, बेटर प्रोग्नोसिस देन एनोरेक्सिया विथ सीबीटी एंड मेडिकेशन। मेडिकेशन एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से बुलिमिया नर्वोसा बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है, उसमें तो क्या, खा तो रही है, ठीक है, खाना खिलाना बड़ा मुश्किल है, खा तो रही है, वापस निकालने के लिए तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों निकाल रहे हो, शरीर है, कुछ लगेगा, कल को कोई डेफिशिएंसी आ जाएगी, ये सारी चीजें। तो बुलिमिया नर्वोसा की जो है वो प्रोग्रेस रेट ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट आता है बीईडी, बेंज ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें हमारे पास में गुड प्रोग्नोसिस है इफ ओबिसिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आर मैनेज। अगर आपने उस क्लाइंट की ओबिसिटी को मेंटेन कर लिया ना तो बीईडी को आप चुटकियों में जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, अच्छा प्रोग्नोसिस है। भाई बीडी में क्या था, बेंज ईटिंग डिसऑर्डर है, उसमें फिर वो मोटापा ही बढ़ेगा। तो अगर आपने मोटापा कंट्रोल कर लिया तो फिर किसी चीज की कोई दिक्कत ही नहीं, उसको खाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमारे पास में गुड प्रोग्नोसिस कब होगा, इफ ओबिसिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आर मैनेज। अगर ओबिसिटी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आपने मैनेज कर लिए तो सारी चीजें हो जाएगी। फटाफट जो है वो इस चीज के की पॉइंट ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो की पॉइंट में आ गया हमारे पास में दोस्तों, ईटिंग डिसऑर्डर आर साइकेट्रिक इलनेस विथ सीरियस मेडिकल कॉन्सिक्वेंस। ये ऑलरेडी बता दिया था मैंने कि ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो एक मेडिकल साइकेट्रिक जो है वो इलनेस है, ये सीरियस कंडीशन होती है। टाइप की बात करें तो ये बेसिकली जो है वो 3 टाइप का होता है, लेकिन हमने चारों पढ़े, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर बीडी एंड ओसफिड अदर स्पेसिफाइड फीडिंग ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, कोजेज की बात करें तो दोस्तों बायोलॉजिकल कोजेज होता है, साइकोलॉजिकल कोजेज होता है, सोशियो कल्चर होता है, बॉडी इमेज कल्चर होता है, ये सारी चीजें। मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो दोस्तों मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा कर सकते हैं, मतलब मेडिकल स्टेबलाइजेशन के द्वारा कर सकते हैं, साइकोथेरेपी के द्वारा कर सकते हैं। मेडिकल स्टेबलाइजर में आपको पता है SSRI, देन फ्लुक्सिटीन, ये सारी चीजें देते हैं। साइकोथेरेपी में आपको पता है CBT, FET, ठीक है ना, ये सारी चीजें करते हैं। फार्माकोथेरेपी वो सारी चीज़ें करते हैं, किस तरीके से आपके लिए बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करवाते हैं कि हमारे लिए किस तरीके से न्यूट्रिशन जो हो इम्पोर्टेंट है, एंड नर्सिंग के, ये सारी चीज़ें जो है वो हम करके इनके द्वारा जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को हम जो है वो यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। सबसे पहली चीज, क्लास कैसी लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, क्लास के बारे में बताओगे
उतना ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि एक्चुअली ऑफलाइन बैचेज में तो क्या होता है कि स्टूडेंट सामने होता है तो हमें पता रहता है। ऑनलाइन में आपके कमेंट ही जो है वो हमें पता चलता है कि क्लास बेनिफिशियल है या नहीं है। इसलिए कमेंट जरूर कीजिए, क्लास के बारे में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ, ऑल द बेस्ट।